हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। बच्चों आज हम ऑडियो रिवीजन में आज हम लोग चैप्टर लेते आए हैं ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम बहुत सारी बातें मतलब जितनी भी बातें होंगी वो सारी बात करेंगे और आपको रिवीजन करना है। तो ये मेन पर्पज़ है कि आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, मेस पे खाना खा रहे हो, तो जाते जाते आप रिवीजन कर सको। तो ये ऑडियो बुक इसलिए बनाया गया है भाई कि आप लोग कहीं पे भी रहो, अल्टीमेट आप लोग का तैयारी उतने पे ही बना रहे, तभी मतलब उससे नीचे नहीं आना, पीक वैल्यू पे नीचे नहीं आना है, ऊपर जाना है। ठीक है, इस वजह से हम लोग का ये मेन टारगेट है। तो इस टारगेट को आप तो और हम तो दोनों तो मिल के पूरा करना है। ठीक है, तो बेटा ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहले इसमें जानना है कि बोलता है रेस्पिरेशन। ब्रीथ इन तो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फूड होता है, फूड में हमें रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है फूड तो ब्रेक डाउन करते एनर्जी निकालना। ठीक है, तो अगर जो बच्चे अभी तक रेस्पिरेशन पढ़े उन्हें उन्हें मालूम होगा कि रेस्पिरेशन में 4 प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, लिंच रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। इसमें तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, इसमें तुम्हें ये मालूम होगा कि भैया कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस है, इन दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब एरोबिक कंडीशन होता है। और जो हमारा ग्लाइकोलिसिस, लिंच रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब एन एरोबिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें मालूम ये पड़ गया भैया कि जो एरोबिक कंडीशन होता है, मतलब भैया जो हमारा फूड है एनर्जी में तभी बदलेगा, एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता। अगर वहीं पे ईटीएस में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता तो अर्टिस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी नहीं बनेंगे। मतलब भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन जब बनेगा, मतलब एनर्जी जब बनेगी, उसके साथ साथ में ही CO2 निकलेगा। मतलब ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन होगा तभी एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनते बनते साथ में CO2 रिमूव होगा। मतलब ऑक्सीजन का बनना, मतलब ऑक्सीजन का आना और CO2 का रिमूव होना, डैट इज नोन एज दी ब्रीथ इन। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन जनरली हम यही बोलते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ CO2, यही बोलते हैं ना। हाँ सर, यही बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधे मकसद ये रखो, फूड तो जब एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन आएगा तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो साथ में CO2 रिलीज होगा। डैट मीन ब्रीथ इन तो रेस्पिरेशन इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, जो रेस्पायरेटरी जो ब्रीथ इन मैकेनिज्म है, ये अलग अलग ऑर्गन के लिए वेरी करते हैं। मतलब भैया अलग अलग ऑर्गन के लिए ये जो ब्रीथ इन का मैकेनिज्म है वो वेरी चलता है। जैसे कि अब तो NCERT ने दिया है, जैसे कि तो लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेज हो जाए, सिलेंटेटा, फ्लैट वर्म, ये सारे अपने O2 और CO2 तो किस तरह एक्सचेंज करते हैं, बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, या तुम बोल सकते हो बाय दी सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब दूसरा NCERT ने एग्जांपल दिया है अर्थवॉर्म किस तरह अपना ब्रीथ इन का मैकेनिज्म फॉलो करता है। अर्थवॉर्म लास्ट में यम आ रहा, अर्थवॉर्म यम आ रहा है, तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से अपना O2 लेता है, CO2 रिमूव करता है। ठीक है, अब उसके बाद इंसेक्ट में आ रहा है, इंसेक्ट की बात कर दी जाए तो इंसेक्ट में लास्ट में क्या आ रहा है, टी मतलब ट्रेचियल ट्यूब से, नेटवर्क ऑफ दी ट्रेचियल ट्यूब, मतलब नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, उन्हें ट्रेचियल ट्यूब बोलते हैं। इंसेक्ट में किस तरह O2 आता है और CO2 रिमूव होता है, बाय दी ट्रेचियल ट्यूब। ठीक है, अब एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्क में ये किस तरह होता है, लंच की तरह होता है, लंच में। ठीक है, और ईट क्या नाम है, उसमें क्या नाम है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर बेड में ये जिल्स होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में तो हर कोई जानता है, जितने भी पृथ्वी पे लोग चलते रहते हैं इनके पास लंग्स होता है, और लंग्स को ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो एक फ्रॉड होता है, फ्रॉड तीनों तरीके से कर रहे हैं, दिल से भी, अपने बॉडी सरफेस से भी, लंग्स से भी। तो मतलब इसके पास तीन तीन चीज होता है। तो इससे हम बोलेंगे ट्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है। जो फ्रॉड होता है वो ट्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है, और जो ये एम्फीबिया है, एम्फीबिया में जो फ्रॉड होता है ये ट्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है। और बाकी एम्फीबिया में रेप्टाइल हो जाए, बर्ड्स हो जाए, मैमल्स हो जाए, ये सारे लंच से चलते हैं। मतलब एम्फीबिया में एक एक्सेप्शन है जो कि फ्रॉड होता है, ये तीनों तरीके से चलता है, लंच, एक्शन, बॉडी सरफेस। ठीक है, एक्शन मतलब बॉडी सरफेस ही हुआ। ठीक है, लंच से, गिल्स से और बॉडी सरफेस, इसीलिए इन तीनों का नाम रख दिया ट्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब तो सुनो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है ये बात सुनो। देखो, सबसे पहले हमारे जो एयर आते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर आती है, तो हमारे नॉस्ट्रिल में जाती है, नॉस्ट्रिल से होते हुए नेशल पैसेज के अंदर जाता है, नेशल पैसेज से होते हुए नेशल चैम्बर में जाता है, नेशल चैम्बर से होते हुए फेरेंस पे जाता है, और फेरेंस से होते हुए लैरेंस पे जाता है, और लैरेंस से होते हुए ट्रेचिया पे जाता है। फिर से मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ भैया। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर आता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में नेशल पैसेज के थ्रू नेशल चैम्बर में जाता है, नेशल चैम्बर के थ्रू फेरेंस पे जाता है, फेरेंस के थ्रू लैरेंस में जाता है, और लैरेंस के थ्रू ट्रेचिया में जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ सर, ये पूरा ऑर्डर हो गया। अब देखो सुनो, अब इसके बाद हम आते हैं, देखो जो हमारा फेरेंस होता है, फेरेंस दो टर्म में होता है। फेरेंस का मेन ये वर्थ होता है कि ये कॉमन पाथवे होता है किसके लिए, कॉमन मतलब सामान्य, सामान्य किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। हमारा एयर भी आता है और फूड भी आता है, इन दोनों का मिलन हो रहा, मतलब एक जगह पे मिलन होना, इसे हम बोलते हैं कॉमन पाथवे। मतलब कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड वाटर इज फेरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं फेरेंस के बाद हम लैरेंस पे आते हैं। लैरेंस जो होता है ये मेनली नौ नौ उससे बनता है, क्या बोलते हैं, एक मिनट जाओ, क्या नाम होता है, नाइन कार्टिलेजनस, कभी कभी होता नहीं है, क्या नाम है, कार्टिलेजनस का शब्द नहीं याद आता है, वही चीज़ होता है मेरे साथ। चलो ठीक है, जो लैरेंस होता है वो नाइन कार्टिलेजनस से बना होता है, और जो चीज़ से ये क्या चलता है, साउंड प्रोड्यूस चलता है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया साउंड बॉक्स। ठीक है, अब देखो दो चीज़ रखो। सबसे पहले जो एयर आता है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए नेशल पैसेज में जा, नेशल पैसेज से होते हुए नेशल चैम्बर में जा, नेशल चैम्बर से होते हुए फेरेंस में जा, और फेरेंस में मैंने क्या बताया, क्या बताया, मैंने ये बताया कि भैया ये कॉमन पाथवे होता है फूड और वाटर। अच्छा ये बताओ, लंग्स में क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं क्या हमारे लंग्स में फूड जाता है, नहीं, एयर ही जाता है ना। तो ये मतलब समझो, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा हमारा एक जगह बंद हो जाता है, एक जगह मतलब तुम ये बोल सकते हो एक बैरियर होता है। बैरियर का मतलब होता है जहाँ पे फूड और एयर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। फूड अपनी अपनी नली में जाता है और एयर अपनी नली में जाता है। मतलब फूड का ट्यूब जो होता है वो फूड पाइप में चला जाता है, और एयर जो होता है एयर पाइप में चला जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वो लगा दिया गया बैरियर, जिसे नाम बोला जाए है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इपिग्लोटिस क्या चलता है, इपिग्लोटिस क्या चलता है, एयर तो अंदर ले लेता, मतलब एयर पाइप में एयर तो अंदर ले लेता है, और फूड तो प्रिवेंट कर देता है। फूड तो प्रिवेंट करने का मतलब फूड तो रोक लेता है, फूड तो अलाउ नहीं करता है। फूड तो अगर अलाउ कर देगा तो बिन पाइप में तभी तभी फूड चला जाता है। तभी तभी तुम खाते वक्त बोलते हो, तो तभी ना तभी तुम्हारे साथ ये हुआ होगा कि फूड बिंड पाइप में चला जाता है, और इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इंडी लास्ट कभी कभी ये भी हो सकता है किसी का डेथ भी हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि भैया जब फूड चला जाता है तो ऑक्सीजन अपसेंट हो जाता है, ऑक्सीजन अपसेंट हो जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो एक फ्लैप लाइट स्ट्रक्चर होता है, और जो कि
थिन होता है, पतली सी होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन का बना होता है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और जो कि ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है, और इन्हीं तो क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और ये क्या करता है, जब हम फूड और एयर, मतलब जैसे कि खाते खाते, अब क्या पता, तो ये ऐसा तो है नहीं भाई खाना खाते वक्त ऑक्सीजन लेना बंद कर दे, नहीं, एयर तो लेता रहता है हमेशा। तो जब एयर और फूड दोनों साथ में आता है तो वो क्या करता है, एपिग्लॉटिस एयर पाइप तो बंद कर देता है, जिसकी वजह से फूड फूड पाइप में चला जाए, एयर पाइप में ना जा पाए। इसका मेन काम क्या होता है, टू प्रिवेंट दी फूड, मतलब फूड तो प्रिवेंट करना। और तब ले जलते वक्त, मतलब सॉलिन के वक्त, सॉलिन मतलब जब हम फूड तो ले जलते हैं फूड पाइप में ले जाने के लिए, तब उस समय यही डर रहता है कि जो फूड होता है विंड पाइप में ना इंटर कर जाए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। तो भैया अब उसके बाद फेरेंस के बाद लैरेंस हो जाए। अब लैरेंस जो कि साउंड बॉक्स होता है, फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो कि स्टेट ट्यूब होता है, स्टेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि ये लैरेंस से होते हुए हमारे मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है, और वहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स की बात कर दी जाए, इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक फीचर, ऑब्लिक फीचर। और राइट लंग्स की बात कर दी जाए, इसमें दो पार्ट होते हैं, मतलब टोटल तीन पार्ट होते हैं। एट होते हैं ऑब्लिक फीचर, दो होते हैं ट्रांसफर फीचर। ट्रांसफर फीचर ये थोड़ा एनसीईआरटी से अपर ज्ञान है और ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, अब उसके बाद अंदर चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं ट्रेकिया के बाद। ट्रेकिया के बाद जब हम एंटर करते हैं लंग्स में, तो इसमें तीन पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंची, सेकेंडरी ब्रोंची, टर्जरी ब्रोंची। ठीक है, ब्रोंचियोल के बाद इनिशियल ब्रोंचियोल, टर्मिनल ब्रोंचियोल। ठीक है, इनिशियल ब्रोंचियोल, टर्मिनल ब्रोंचियोल। फिर उसके बाद हमारा जो एयर होता है वो हमारे एयर सेट, मतलब इरेगुलर एयर सेट में पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है एल्बली। एल्बलाई, एल्बलाई बहुत लोग बोलते हैं, एल्बली बोलते हैं, तो एल्बलाई। ठीक है, एल्बलाई में पहुंच जाता है। ये इरेगुलर होता है, एल्बलाई कैसा होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, बहुत थिन होता है, और एक बैज लाइट स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्बलाई बोलते हैं। फिर से सुन लो, एल्बलाई जैसा होता है, बहुत पतला सा होता है, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, और वेस्टुलराइड बैड लाइट स्ट्रक्चर होता है जिससे हम एल्बलाई बोलते हैं। अब ये मैंने बता ही दिया कि भैया ये बहुत सारे ब्रांचेज, एल्बलाई बहुत छोटे 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 लंग्स में पूरे फैले होते हैं, अबाउट 3 मिलियन तक ये सारी क्या नाम है नेटवर्क बनाते रहते हैं एल्बलाइटा। एल्बलाइटा देखते रहते हो, क्या नाम है, ट्री लाइट स्ट्रक्चर होता है, पूरी तरीके से ब्रांचेज बना लेते हैं, एक नेटवर्क टाइप का फॉर्मेशन कर लेते हैं एल्बलाई में। ठीक है, एल्बलाई का बहुत सारी नेटवर्क बना लेते हैं, और करीब करीब ये 3 मिलियन होता है। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आई ना भैया? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा जा रहा हूँ तुम्हें ना समझ में आए। अब उससे बात सुनो, जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है ये डॉर्सली आधा होता है। आधा होने का मतलब ये होता है, ट्रेकिया जो होता है इसमें सी टाइप 12 से लेते 16 तक कार्टिलेजिनस फ्लैप्स लगा होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप्स लगता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप्स लगा होता है। ठीक है, ठीक है भैया। और जो कि ये कंप्लीट रेंज नहीं बनाता, सी कैसा बनता है, सी मतलब तुम सभी ABCD पढ़े होते ना, सी आधा बनता है, सी पूरा नहीं बनता ना, सी आधा बनता है। अरे सर क्यों आधा बनता है ये आप बताइए ना। अच्छा सुनो, तभी तुम क्या नाम है, तभी तुम दो पाइप तो इकट्ठे इकट्ठे मान लो, एक काम करो, दो पेन लो, इकट्ठे दोनों तो चिपकाते, थोड़ा टेप मारो, हाँ मार दिए टेप, उसमें तुम ये देखो कि फिर उसके बाद कोई रेंज लगाओ, तो उसमें एक पेन में, मतलब दो पेन इकट्ठे चिपका हुआ है, तो इसमें पूरी रेंज बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। अरे यार दो पेन है ना, बीच में दूसरा पेन चिपका हुआ है ना, तो पूरी रेंज अगर कोई चीज़
तो ही उतने से रेंज डालो तो वो पूरी रेंज नहीं बनेगी, आधी ही रेंज बनेगी। इस वजह से मतलब जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है दोनों आगे पीछे हैं, आगे पीछे चिपते हैं दोनों साथ में। तो मतलब अगर तुम रेंज बनाओगे विंड पाइप में तो पूरी विंड पाइप में है ही नहीं, पूरी विंड पाइप पूरी तरीके से है ही नहीं। क्यों पूरी तरीके नहीं? क्योंकि पीछे फूड पाइप है और पीछे फूड पाइप होने की वजह से जो रेंज होता है वो पूरा नहीं बनता, कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। और जो कि 12 से 16 होता है, 12 से 16 कार्टिलेजनस रेंज होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रेंज मतलब बनते क्या करते हैं? तभी तभी तुम ये चीज़ देते हो कि तभी तभी बिम बनता है, बिम जो घरों वरों में बिम बनता है, हाँ सर देते हैं। तो उसमें तुम देते हो जो 4 छड़ पड़ते हैं और सरिया जिसे बोलते हैं, सरिया के बीच में एक रेंज लाइट स्ट्रक्चर रहता है। हाँ सर, हाँ सर, रेंज लाइट स्ट्रक्चर है। वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली करते क्या हैं, वो कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? कोलैप्स मतलब जब हम ऑक्सीजन तो एयर तो लेते हैं और एयर तो निकालते हैं, उस वक्त उस बीच में कहीं ना कहीं एयर का इंटरवल, मतलब उस इंटरवल में तभी ना तभी थोड़ा एयर कम हो जाता है। एयर कम होने की वजह से तभी ये दोनों मतलब जितनी पाइप हैं, ट्यूब हैं, चिपक ना जाए, कोलैप्स ना चल जाए, इसकी वजह से रेंज लगा दिया गया है। जिसकी वजह से तभी भी एयर की कमी होने की वजह से जो ये ट्यूब है वो चिपक ना जाए, ये मतलब कोलैप्स ना चल जाए, समझे? ठीक है। अब उसके बाद लंग्स में बाहर वाला जो होता है इसे हम आउटर प्लेउरा बोलते हैं, इनर वाला इनर प्लेउरा या विसरल बोलते हैं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। आउटर प्लेउरा, इनर विसरल, ठीक है। उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेउरल फ्लूइड। प्लेउरल फ्लूइड क्या करता है, ये सारी चीज़ फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है। ठीक है भैया। हाँ, अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है, बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि कनेक्ट होता है, जो कि किससे कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक लाइन से कांटेक्ट में होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग यही बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि कांटेक्ट होते हैं ब्लड वेसल में, गलत। एनसीईआरटी बोलती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि किससे कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक लाइन। और इनर की बात कर दी जाए, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग्स से सरफेस से कांटेक्ट में होता है, अंदर लंग्स होता है ना, तो लंग्स से सरफेस से कांटेक्ट में होता है। अब देखो नॉस्ट्रिल, अभी तक हमने बात किया पूरा, एक बार फिर से ऑर्डर रिवाइज करवा दे रहा हूँ। नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरेंस, लैरेंस, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, टर्जियरी ब्रोंचाई, इनिशियल ब्रोंचियोल, टर्मिनल ब्रोंचियोल, ये हमने पूरा ऑर्डर बता दिया। ठीक है, ऑर्डर बता दिया। अब ये बात याद रखो, ये बात याद रखो कि ये ऑर्डर पढ़े लेते नॉस्ट्रिल से लेते टर्मिनल ब्रोंचियोल तक ये होता है पूरा कौन सा जोन होता है, कंडक्शन जोन होता है, मतलब कंडक्शन चलता है, कंडक्ट चलता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर से एयर होता है ये कंडक्ट करवाता है, मतलब नॉस्ट्रिल से लेते टर्मिनल ब्रोंचियोल तक ये कैसा क्या करवाता है, टर्मिनल कंडक्ट करवाता है, क्या कंडक्ट करवाता है, एयर तो कंडक्ट करवाता है। और रिस्पायरेटरी जोन जो होता है वो लास्ट में एल्वेलाई जो होता है, एल्वेलाई तीनों सरफेस, तीनों मेम्ब्रेन, ये सारे जो होते हैं रिस्पायरेटरी जोन होते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। फिर उसके बाद सुनो, लंग्स जो होता है मिड थोरेसिक चैम्बर में होता है, हर तो जानता है मिड थोरेसिक चैम्बर में होता है, और दिखने में एयर टाइट चैम्बर होता है और जिसकी भी फ्रिक्शन से बच पाता है ना। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वेंट्रल कॉलम। अब बोल क्या रहा है, जो थोरेसिक चैम्बर होता है डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम से तरह फॉर्म होता है और वेंट्रली स्टेनम। सुनो बोल क्या रहा है कि भैया जो ये क्या नाम है, लंग्स होते हैं, पीछे अगर हमारी बैकबोन की तरफ की बात कर दी जाए तो ये जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो
चबर बना होता है, चबर चबर मतलब कवच, कवच जो बना होता है, कवच पीछे जाते वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है और आगे जाते आगे से हमारे स्टेर्नम से जुड़ा होता है, मतलब वेंट्रली स्टेर्नम से जुड़ा होता है और पीछे मतलब डॉर्सली डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। और लेटरल की बात कर दी जाए, लेटरल में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिफ्स, लेटरल में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, रिफ्स, लेटरल में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिफ्स, ठीक है। और ऑन दी लोअर साइड में हमारे क्या होते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम, और डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप का होता है, डोम शेप का होता है। और ये सारी चीज़ हमारे लंग्स में होते हैं, हर कोई जानता है। और ये क्यों होता है, वॉल्यूम तो भैया घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथ इन हो पाए, ठीक है। अब ब्रीथ इन के 5 बहुत बड़े स्टेप होते हैं। पहली चीज़, जब हम एयर अंदर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन। ब्रीथ इन का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एटमॉस्फेरिक, देखो हमेशा तुम्हें ये चीज़ मालूम होगा कि भैया जो कोई भी चीज़ हो, जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लेते लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हम हर चीज़ लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर जाएगा तो हायर कंसंट्रेशन से लेते लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर हमारे CO2 ज़्यादा है, तो भैया जो ऑक्सीजन जो है वो हमें एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ मतलब मेरे कहने का मतलब लंग्स की तरफ आएगा। और जो CO2 कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या किस तरफ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। मतलब पहला ये है प्रोसेस कि बाई व्हिच एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन, मतलब एटमॉस्फेयर हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 हमारे अंदर जाता है, तो CO2 रिच एल्बोलर मतलब ये होता है छोटे छोटे बाष्प मतलब ये होता है छोटे छोटे वेपर्स हमारे बाहर जाते हैं CO2 के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम O2 CO2 अंदर ले लेते हैं, O2 अंदर ले लेते हैं मतलब एयर ले लेते हैं, जनरली ये बोले तो एयर लेने के बाद क्या होता है, O2 और CO2 एल्वेलोरल मेम्ब्रेन मतलब एल्बलाई मेम्ब्रेन जो होता है, एल्वेलोरल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डिफ्यूजन होता है। O2 हमारे एल्वेलोरल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है और CO2 हमारे बाहर की तरफ निकल जाता है, मतलब डिफ्यूजन होता है। फिर उसके बाद एल्बलाई में आ जा, एल्वेलोरल मेम्ब्रेन में आ जा, अब ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे टिश्यू के पास जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड के थ्रू हमारे गैस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब कहाँ होता है, ये सुनो, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड से होते 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 टिश्यू तक पहुंच जा। अब टिश्यू क्या करेगा, O2 तो ले लेगा, CO2 तो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर वही अंदर वाला प्रोसेस मतलब टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू क्या करेगा, अब जो फूड है उसमें क्या नाम है, फूड है उसमें ऑक्सीजन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाने की वजह से वहाँ पे क्या नाम है, ETS में जाएगा, ETS में जाने की वजह से एनर्जी बनेगी, एनर्जी मतलब हम लोग तो एनर्जी ATP होता है, ATP बनेगा, हम लोग तो एनर्जी मिलेगी और इसकी वजह से हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब समझे क्या, टिश्यू में ऑक्सीजन दिया पहुंच गया, फिर उसके बाद टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू जो फूड हम लोग के पास पहले टिश्यू के पास था, टिश्यू के पास फूड था, उस टिश्यू के पास फूड था, इस फूड को एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ जाने की वजह से एनर्जी का बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया, ब्रीथ इन 2 स्टेप में होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, अंदर ले लेना एटमॉस्फेयर से एयर तो अंदर लेना, इंस्पायरेशन बाहर निकालना, एक्सपायरेशन, ठीक है। और ये दोनों इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो होता है क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एयर इनहेल होता है और एयर एक्सहेल होता है, मतलब एयर तो हम अंदर ले पाते हैं और एयर तो बाहर निकाल पाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। और किससे बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। अब देखो, जब इनस्पायर करेंगे मतलब जब हम और एयर तो अंदर लेंगे मतलब लंग्स के अंदर लेंगे, तब इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा मतलब अंदर वाला जो हमारा प्रेशर हो रहा,
वो कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यार जो हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो एयर हो जा वहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाएगा और हमारे लंग्स में कम हो जाएगा, तभी तो तुम पढ़ते हो ना हायर कंसंट्रेशन टू लेयर, मतलब अदर एटमॉस्फेयर में हवा ज़्यादा हो जाएगा, एयर ज़्यादा हो जाएगा और हमारे लंग्स में कम हो जाएगा। तो हायर कहाँ है एटमॉस्फेयर, लोअर कहाँ है हमारे लंग्स में, तो मूव कहाँ चलेगा, हायर से लोअर। मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो होता है हमारे लंग्स की तरफ आ जाता है और लंग्स की तरफ आने की वजह से ये किस तरीके का प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, अब वहीं एक्सपायरेशन की बात कर दी जाए, एक्सपायरेशन में वहाँ पे इंट्रापल्मोनरी, अब इंट्रापल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब ये हमारे अंदर वाला जो रेस्पिरेशन होता है ये ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो CO2 होता है या एयर होता है वो बाहर चला जाता है और सिमिलरिटी उसी तरीके से होता है सिमिलरली। ठीक है, अब उसके बाद डायफ्राम और कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि हमारे रिफ्ट के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेशर ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट तो क्या नाम है जनरेट करते हैं और इसकी वजह से इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है। इंस्पायरेशन क्यों स्टार्ट होता है, इंस्पायरेशन इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। फिर से बात सुनना, इंस्पायरेशन जो होता है इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब भैया मैं क्या बोलता हूँ, अगर डायफ्राम जो होगा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंस्पायरेशन हो जाएगा और वहीं पे जब हम तो रिलैक्स हो जाएगा, मान लो जो हमारा चैम्बर है वो रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स हो जाने की वजह से जो हमारा इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा तो एस्पायरेशन हो जाएगा और एस्पायरेशन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के थ्रू होता है। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो होता है ये एस्पायरेशन में मदद करता है और जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस होता है ये इंस्पायरेशन के लिए मदद करता है। ठीक है, अब उसके बाद तुम ये सुनो, फिर उसके बाद क्या नाम है, हम लोग एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर दी जाए, हेल्दी ह्यूमन पर्सन की बात कर दी जाए, वो पर मिनट 12 से 16 टाइम ब्रीथ इन करता है। मतलब 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ इन करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद जो हम वॉल्यूम तो नापते हैं, मतलब मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथ इन, मतलब ब्रीथ इन के समय जो एयर का वॉल्यूम है इसे हम किस तरह मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर। मतलब भैया ब्रीथ इन के समय पे जो हमारा एयर का वॉल्यूम होता है वो स्पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे मेजरमेंट होते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है और एक नेचुरली मतलब पर मिनट की बात कर दी जाए 6000 से 8000 ml पर मिनट हम क्या नाम है लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिवर्स मतलब IRB जो होता है, इंस्पायरेटरी रिवर्स रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 ml होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 8000 से 1100 ml होता है, 1000 से 1100 ml होता है। और वहीं रिजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1100 से 1200 ml। ठीक है, IC क्या होता है, IC क्या होता है, टीबी प्लस IRB मतलब इनस्पायरेटरी और IC मतलब इनस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इनस्पायरेटरी की बात की जाएगी। मतलब TB प्लस IRB जो हो जाएगा वो इनस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा और एस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, TB प्लस ERB एस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाए और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो हो जाए वो ERB प्लस RB और वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, TB प्लस IRB प्लस ERB, TB प्लस IRB प्लस ERB,
टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस वी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। या तुम बोल सकते हो टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज में तुम्हें मालूम होगा, पहला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब प्राइमरी कहाँ पे होता है, जब हम एयर तो लेते हैं तो एयर हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू होते होते एल्वलाई में जाता है। एल्वलाई में पहला हमारा क्या नाम है, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं। तो प्राइमरी कहाँ पे होता है, प्राइमरी कहाँ होता है, एल्वलाई में। एल्वलाई में प्राइमरी साइट होता है जो कि मतलब गैस एक्सचेंज होते हैं। दूसरा साइट कहाँ होता है, अब देखो एल्वलाई में आ गया, एल्वलाई से होते हुए ब्लड वेसल में जा, ब्लड वेसल से होते हुए हमारे टिश्यू के अंदर चला जा। मतलब भैया दूसरा जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो हमारे ब्लड और टिश्यू से होता है। मतलब सेकेंडरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बीच में होता है ब्लड और टिश्यू से, ठीक है। और ये जानते ही हो जो क्या नाम है, ब्लड एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन होता है, हर कोई जानता है। और किस बेस पे, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज भी थिकनेस हो जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज होता है वो तो भी थिकनेस हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद छोड़ो, उसके बाद ये आ जाओ रेस्पायरेटरी गैस जो होता है, रेस्पायरेटरी गैस होता है एटमॉस्फेयर में 159 होता है। और PO2 पहले एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में PO2 159 होता है, PCO2 0.3 होता है। और अब एल्वलाई में PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एल्वलाई में 104 होता है और PCO2 40 होता है। ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो प्रेशर ऑफ O2 होता है 95, प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40। और ब्लड में मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ऑफ O2 होता है 40 और प्रेशर ऑफ CO2 45 होता है। वही चीज़ टिश्यू में भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो क्या नाम है, हमारा जो क्या नाम है, जो ये क्या नाम है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि जो हमारा एल्वलाई होता है ये 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना होता है। पहला क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई पहला होता है, दूसरा होता है एंडोथेलियम, तीसरा होता है बेसमेंट सब्सटेंस। पहला क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा एंडोथेलियम, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस। और ये सारी चीज़ हमारे तीनों मिलके एक हमारा क्या बना देते हैं, एल्वलाई। एल्वलाई की लेयर 3 लेयर होता है, एल्वलाई की 3 लेयर होता है, ठीक है, 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, ठीक है। हाँ ये बात मालूम पड़ जाए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में बात कर दी जाए, ऑक्सीजन 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आरबीसी के माध्यम से जाता है और 3% ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा से थ्रू जाता है। और वहीं पे CO2 की बात कर दी जाए, 20 से 25% ऑफ CO2 आरबीसी के थ्रू जाता है, 70% बायकार्बोनेट के साथ जाता है और 7% प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ठीक है। वहीं पे सुनो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मेनली किससे होता है, हेमोग्लोबिन के साथ जाता है। हेमोग्लोबिन में 2 चीज़ आता है, एक हीम आता है, एक ग्लोबिन। ग्लोबिन में 2 चैन आते हैं, 2 अल्फा होता है, 2 बीटा होता है, मतलब H2 L2, ठीक है। अब वहीं पे हीम जो थी, हीम में आयरन होता है, आयरन या फिर 2+ में रहता है, ठीक है। इसके पास 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ मतलब 4 ऑक्सीजन तो कैरी कर सकता है और 4 ऑक्सीजन जब ले लेता है तो इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 तो बाइंड कर सकता है और इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और इसकी वजह से एनसीईआरटी में एक सर्व दिया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन सर्व। इंपॉर्टेंट ये है, तिससे बीच में पूछा जाता है, तो प्रेशर ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर के बीच में ये ग्राफ दिया है और ये सारी बातें बताई हैं। और CO2 की बात कर दी जाए, CO2 हेमोग्लोबिन, मतलब जब हेमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करता है तो कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये अबाउट 20 to 25% आरबीसी के थ्रू और क्या नाम है 70% बायकार्बोनेट और 7% प्लाज्मा के थ्रू, ये बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद सारी चीज़ तो आप जान ही रहे हो, फिर तो डिसऑर्डर है वो पढ़ लेते हैं।
अस्थमा जो होता है इट इज़ अ डिफ़िकल्टी होता है जिसमें ब्रीथिंग में, और क्यों होता है क्योंकि वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंटी और ब्रोंटियोल, मतलब जलन होने लगता है, वीजिंग होने लगता है जिसमें ब्रोंटाई और ब्रोंटियोल में, ब्रोंटाई और ब्रोंटियोल। इम्फीसेमा में क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जो कि एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाता है, और एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाने की वजह से जो रिस्पायरेटरी सरफेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। इसका क्या इलाज है, तो एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, एंटी ट्रिप्सिन। और फिर ओ आर डी का पूरा नाम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि ये इंडस्ट्री, जो ये क्या नाम है, सीमेंट की इंडस्ट्री, मसाले की इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं और एक पत्थर बना लेते हैं, स्टोन बना लेते हैं, और स्टोन बनाने की वजह से वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं पूरी तरीके से। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा लंग्स जो होता है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स की मौत हो जाती है। मतलब ये क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस का मतलब होता है छेद चल देते हैं हमारे लंग्स में, हमारे एल्वलाई में छोटे छोटे पूरे छेद बना देते हैं, प्रोलिफरेशन कर देते हैं फाइब्रस टिश्यू में, और इसकी वजह से हमारा लंग डैमेज हो जाता है और बहुत सारे लोगों से मौत हो जाती है। और इससे बचाने के लिए ये सिलिका मास्क बनता है जिसकी वजह से क्या नाम है, जो माइक्रो पार्टिकल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तुम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहाँ पे एडजॉर्बेंट में तुम्हें समझ में आएगा। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।